नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के उस सबसे बड़े वादे के बारे में जो है समानता का अधिकार। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी सिद्धांत नहीं है। ये उस नए भारत की नींव है जिसने अपने पुराने ऊंच नीच वाले समाज को पीछे छोड़कर एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा देश जो सदियों से चली आ रही सामाजिक भेदभाव की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ हो, उसके लिए बराबरी का वादा सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं हो सकता। ये तो शायद सबसे पवित्र, सबसे जरूरी वादा है। ये एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत थी। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। संविधान के आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 तक ये सिर्फ कुछ कानून नहीं है। ये असल में एक नए, ज्यादा इंसाफ वाले समाज का पूरा ब्लूप्रिंट है। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि हर नागरिक को इज्जत और आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अच्छा, तो इस पूरे स्ट्रक्चर की, इस पूरे ढांचे की जो नींव है वो है आर्टिकल 14। यही है समानता का आधार। और इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके दो अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्सों को देखना होगा। ये स्लाइड आर्टिकल 14 के इन दो पिलर्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी तरफ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि एक जैसी सिचुएशन में लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। और हाँ, यही वो हिस्सा है जो फेयरनेस लाने के लिए सरकार को रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर, मतलब एक तर्क के आधार पर, अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग कानून बनाने की पावर भी देता है। तो असली गेम चेंजर ये है कि हमारी अदालतों ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया है। इस लैंडमार्क केस ने ये साफ कर दिया कि समानता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सब एक जैसे दिखें। असली टेस्ट ये है कि क्या सरकार का कोई भी एक्शन मनमाना तो नहीं है। मतलब अगर कोई कानून या नियम बिना किसी लॉजिक के है, तर्कहीन है, तो वो समानता के अधिकार के खिलाफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 ने तो एक जनरल प्रिंसिपल सेट कर दिया, लेकिन संविधान बनाने वाले जानते थे कि इतना काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने आर्टिकल्स 15, 16 और 17 के जरिए भारत के इतिहास में जो खास तरह के भेदभाव थे उन पर सीधा हमला किया। आर्टिकल 15 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि स्टेट यानी सरकार किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ इन 5 वजहों से भेदभाव नहीं कर सकती। और ये बात सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, मतलब पब्लिक प्लेसेस पर भी लागू होती है, जो सामाजिक बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अब आर्टिकल 16 इसी बराबरी के आइडिया को एक बहुत ही जरूरी जगह यानी सरकारी नौकरियों पर लागू करता है। ये पक्का करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को बराबर का मौका मिले। ये सोशल मोबिलिटी यानी समाज में आगे बढ़ने और एम्पावर होने का एक बहुत जरूरी जरिया है। और ये स्लाइड ये दिखाती है कि आर्टिकल 17 कितना पावरफुल और सीधा है। कोई इफ नो बट, बस एक लाइन, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है, एक आदेश जो सदियों से चली आ रही एक बेहद क्रूर प्रथा को खत्म करता है और इसे किसी भी रूप में प्रैक्टिस करने को एक सजा वाला अपराध बनाता है। अच्छा, यहाँ पर मामला थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा संविधान ये मानता है कि सच्ची बराबरी लाने के लिए कभी-कभी उन लोगों के साथ थोड़ा अलग बर्ताव करना पड़ता है जो हिस्टोरिकली पीछे रह गए हैं, ताकि उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा सके। ये एक बहुत गहरा सवाल है। सोचिए, अगर एक दौड़ में कुछ रनर्स को स्टार्टिंग लाइन से मीलों पीछे खड़ा कर दिया जाए, तो क्या सबके लिए एक ही सीटी बजाना फेयर होगा? संविधान इसका जवाब नहीं में देता है। और यहीं से स्पेशल प्रोविजंस, या जिसे हम एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आता है। और हाँ, ये कोई बाद में जोड़ा गया विचार नहीं था। ये बाकायदा संविधान के डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, आर्टिकल 15 और 16 में ही खास क्लॉजेज हैं जो सरकार को अधिकार देते हैं कि वो महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे ग्रुप्स को ऊपर उठाने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले सके। फिर समय के साथ हमारी जुडिशरी ने भी इस सिस्टम को और ज्यादा फेयर बनाने में अपना रोल निभाया। जैसे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। इसे ऐसे समझिए कि अगर आरक्षण एक सीढ़ी है, तो क्रीमी लेयर ये पक्का करने का एक तरीका है कि जो लोग उस सीढ़ी पर काफी ऊपर चढ़ चुके हैं, वो उन लोगों के लिए जगह बनाएं जिन्हें अभी भी उस सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब आते हैं इस इक्वालिटी कोड के आखिरी हिस्से पर,
आर्टिकल 18। इसका मकसद है जन्म पर आधारित सम्मान और उपाधियों के पुराने सामंती सिस्टम को खत्म करना, जो कि बराबरी के विचार के बिल्कुल खिलाफ था। तो आर्टिकल 18 साफ कहता है कि सरकार महाराजा या राय बहादुर जैसी कोई खानदानी उपाधि नहीं दे सकती। हाँ, मिलिट्री और एकेडमिक सम्मान जैसे डॉक्टर या कर्नल की इजाजत है। और जैसा कि बालाजी राघवन केस में भी कहा गया, भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी नेशनल अवार्ड्स उपाधियां नहीं हैं, बल्कि ये किसी की काबिलियत को दिया गया सम्मान। तो कुल मिलाकर जब हम इन पांचों आर्टिकल्स को एक साथ देखते हैं 14 से 18 तक, तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ अलग-अलग नियम नहीं हैं। ये सब मिलकर बराबरी का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। ये सिर्फ भेदभाव को रोकते नहीं हैं, बल्कि एक्टिव होकर एक ज्यादा बराबरी वाला समाज बनाने की कोशिश करते हैं। ये समरी टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। आर्टिकल 14 नींव रखता है, 15 और 16 खास तरह के भेदभाव को रोकते हैं, 17 एक ऐतिहासिक अन्याय को मिटाता है और 18 जन्म से मिले विशेषाधिकार के सिंबल को खत्म करता है। ये सब मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, हर नागरिक के लिए बराबरी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। संविधान के ये आर्टिकल्स सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं हैं, ये फेयरनेस और जस्टिस यानी निष्पक्षता और न्याय पर चल रही एक बहस का लिविंग फ्रेमवर्क है। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में एक बदलते हुए भारत में बराबरी के इस वादे का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।